2 साल पहले जब देश के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक के सामने एक समस्या थी, पॉलिसी को लेकर अनिश्चितताएं, सरकार और आरबीआई के बीच में थोड़ी खींचातानी और इकोनॉमी के खस्ता हाल। उस समय ये निर्णय हुआ कि एक ऐसे खास व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाए जो 38 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका हो, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर रह चुका हो और जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हो चुका हो। उन्हें फिर से याद किया जाए, बुलाया जाए और कमान दी जाए देश के सबसे बड़े रेगुलेटर आरबीआई की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शक्तिकांता दास साहब की, जो आज आरबीआई में अपनी पारी के 2 साल पूरे कर चुके हैं। 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर भुवनेश्वर से और एक बहुत ही कुशल प्रशासक और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, जिनके कंधों पर आरबीआई की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत स्वागत है गवर्नर साहब आपका जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। और सबसे पहले आपको आरबीआई के 2 साल पूरे करने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सवाल छोटा सा है सर, ये आरबीआई का सिंहासन है या कांटों का ताज? 2 साल में कैसा लगा आपको? ये आरबीआई का चेयर है और जिसमें कई सारे, देखिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में जब आप रहेंगे तो उसमें 2 तरफ के मतलब आपको सिचुएशन फेस करनी होती है। एक है ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ये बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दूसरा है कि इतना बड़ा पोजीशन है, सो नेचुरली बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारे कठिनाइयाँ रहेंगे। सवाल ये नहीं कि चैलेंजेस आएंगे, सवाल ये है कि आप वो चैलेंजेस को कैसे डील कर रहे हैं जी। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मिक्स्ड बैग है, बट बॉटम लाइन है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है और देश के अर्थव्यवस्था के लिए, देश के हित के लिए, इकोनॉमी के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा टास्क है। और हमेशा यही कोशिश रहता है जो भी गवर्नर हो कि उसको कैसे आगे लिया जाए। आमतौर पर आरबीआई की इमेज जैसे कि वो बात कम करते हैं, कम्युनिकेटिव कम होता है, लेकिन आपने आने के बाद इस इमेज को तोड़ा है। दूसरी इमेज ये है कि जनरली सरकार और आरबीआई के बीच में कम बनती है, लेकिन आप और सरकार एक ही सेम पेज पर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ये बदलाव जो पिछले 2 सालों में हमें दिख रहा है आरबीआई में, ये कैसे हुआ सर? देखिए, वर्ल्ड ओवर आप कोई भी देश ले लीजिए, हाल में यूएसए में भी काफ़ी डेवलप ये हुआ है और बाकी सारे देश में भी ये होता रहता है। गवर्नमेंट का थिंकिंग कुछ इश्यूज़ पे अलग होता है, सेंट्रल बैंक का थिंकिंग कुछ इश्यूज़ पे अलग होते हैं। वो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट उसमें इनहेरेंट है, वो नेचुरल है। इशू इज़ आप उसको कैसे बातचीत करके रिजॉल्व कर सकें, और सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहेगा और मेरा यही मानना है और मेरा हमेशा यही कोशिश रहा है कि आप बातचीत करके, डिस्कस करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को अलग जो अदर साइड है उसको कन्वे करना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो बातचीत करके हमेशा हर इश्यूज़ का एक सुझाव, एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और ये भी मन में रखना है, हमको ध्यान में रखना है कि अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था के लिए इकोनॉमी कैसे अच्छा करे, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, उसके लिए सरकार, एक्चुअली गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी आरबीआई से ज़्यादा है जी, क्योंकि 5 साल उनको इलेक्शन फेस करना होता है। आरबीआई गवर्नर आते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आते हैं, कोई मतलब सम गवर्नर्स 5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी अकाउंटेबिलिटी है। तो इसीलिए इसको डिस्कशन करके, बातचीत करके सॉल्यूशन निकालना सबसे अच्छा अप्रोच है। कुछ इश्यूज रहेंगे जिसमें डिफरेंसेस रहेंगे, उसको बातचीत करके सॉर्ट आउट करनी चाहिए। बिल्कुल, जो आपने कम्युनिकेशन की बात की सर, मुझे याद है जब आप गवर्नर बने ठीक 2 साल पहले, पहली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इतना उत्साह मैंने मीडिया में कभी नहीं देखा कि गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, लोग तालियां बजाने की, पता है आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और वो हमें पिछले 2 साल में हमने ऑब्जर्व भी किया है। 2 साल में सर आपकी लीडरशिप में आरबीआई में आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा और सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? देखिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट सिंगल आउट करना बहुत मुश्किल है, और ये पीरियड भी ऐसा रहा, पिछले 1 साल ऐसा रहा कि कई सारे चैलेंजेस आए। कोविड जो कि वंस इन ए लाइफ टाइम, वंस इन 100 ईयर्स है, वो भी प्रॉब्लम आया। लेकिन मैं जब रिजर्व बैंक आया, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो एनबीएफसी सेक्टर का बहुत बड़ा एक सिचुएशन था।
IL&FS पोस्ट IL&FS क्राइसिस, NBFC सेक्टर बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन था। बहुत सारे सवाल उठते थे कि कितना स्टेबल है हमारा NBFC सेक्टर, लिक्विडिटी इश्यूज थे NBFC सेक्टर पे, NBFC सेक्टर की स्टेबिलिटी पर इश्यूज क्वेश्चंस वेर बीइंग रेज्ड। बैंकिंग सेक्टर के बारे में भी कुछ बहुत सारे सवाल उठते थे। तो पहला चैलेंज ये रहा कि NBFC सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को कैसा एक नॉर्मलाइज किया जाए और एक पब्लिक कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ाया जाए, और NBFC सेक्टर को कैसे मतलब उसका रिसिलियंस बढ़ाया जाए, आगे जाके NBFC सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहे, उसके लिए लिक्विडिटी अच्छी तरह मिले, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो इसीलिए बिगिनिंग में हमने ये शुरू किया था कि 100 टॉप NBFCs को, मैंने भी ये प्रेस में भी कहा था कि 100 जो टॉप NBFC जो कि करीब 70-80% एसेट साइज NBFC सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उनको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर किए। बैंक में भी उस मॉनिटरिंग और सुपरविजन बहुत बड़ा है। तो सुपरविजन साइड में हम सबसे बड़ा बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पिछले 2 साल में, और आज हमारा जो सुपरवाइजरी अप्रोच है उसमें बहुत सारे हम इंटेंसिवली उसको मतलब परसू कर रहे हैं जी। और हमारा अप्रोच सुपरविजन साइड में ये रहा कि हम प्रोएक्टिव रहे। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि एनालाइज करते हैं, जैसे कि हमको पहले से पता लग जाए कि ये बैंक में या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या NBFC में प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत हम उसके मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके उनको वार्निंग देते, उनको कॉशन करते हैं, फिर उनको एडवाइस देते हैं, फिर डायरेक्शन इशू करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा। और फिर अदर इश्यूज फिर बाद में आते रहे, मतलब आपका एक लिक्विडिटी का एक इशू था, इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी का भी एक इशू था। उस वक्त ग्रोथ स्लो डाउन भी शुरू होने लगा था पिछले साल, और ग्रोथ को भी कैसा सपोर्ट किया जाए। तो RBI का तो मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर काउंट करना चाहेंगे, फिर डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी हमने बहुत स्टेप्स लिए। अब देखिए, जैसे कि पिछले साल दिसंबर में हमने NEFT को 24/7 कर दिया। Absolutely. अभी 14 तारीख को हम RTGS को भी 24/7 कर रहे हैं। तो इसीलिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं सर कि इसीलिए RBI को दुनिया भर में सबसे बेहतरीन सेंट्रल बैंक माना जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में और सिस्टम इम्प्रूव करने के मामले में RBI सबसे आगे है। जिस मुद्दे की आपने बात की चैलेंजेस से रिलेटेड, एक बड़ा चैलेंज RBI के सामने है। पिछले कुछ समय में 3 बैंक्स एक के बाद एक जहां दिक्कतें आई, PMC, येस बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक। और आपने कहा भी कि हम पहले वार्निंग देकर या पहले उन्हें चेता कर तैयार करते हैं, और स्पेशली बाद के दोनों बैंक्स को तो बहुत अच्छे तरीके से RBI ने हैंडल किया है। लेकिन एक इशू अब भी है, वो ये है कि एक तो इतनी सब निगरानी के बावजूद क्यों बैंक्स फेल हो रहे हैं, दूसरा अगर उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है तो फिर बॉन्ड होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स के साथ अन्याय क्यों, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये लोगों में बड़ी चिंता है कि अगर हम बैंक को पैसा देकर या बैंक का शेयर खरीदते हैं और वो ज़ीरो हो जाए तो फिर हम क्या करें। आपका क्वेश्चन के 2 पार्ट है जी। सेकेंड पार्ट जो है, ऐसा एक्सीडेंट ना हो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, सुपरविजन को बहुत टाइटन किया है, बहुत डीप सुपरविजन करते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी हम इंट्रोड्यूस किए हैं, बैंकों के बिजनेस मॉडल्स स्टडी करते हैं, बैंकों का डिपॉजिट पोजीशन, उनका लोन बुक, बहुत डीप डाइव करके सुपरविजन हमने बहुत टाइटन किया पिछले 2 साल में। पहला सवाल आप जिसके बारे में आपने पूछा, 2 बैंक के बारे में आप जो शेयर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स के बारे में आपने कहा, जैसे कि मैंने MPC के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मैंने कहा था कि ये दोनों मैटर सबजुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं बैंकों के केस में, वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिसीजन हम लेते हैं। और कोई भी सेंट्रल बैंक हो, नेचुरली RBI के लिए डिपॉजिटर इंटरेस्ट सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। सो जो डिसीजन लिया गया, इट वाज डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, और जो डिसीजन हमने लिया वो इट इज़ विद एज पर लॉ है और एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस है। लेकिन इसी के साथ जो अभी हाल ही में आपने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है नए बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए, या फिर यूँ कहें कि NBFCs बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जिस तरह की गाइडलाइंस बनी है, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, उनके स्ट्रक्चर को लेकर बहुत बढ़िया गाइडलाइंस है, जहाँ
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में प्रमोटर स्टेक बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये गाइडेंस दिखाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वाकई में आरबीआई दिल से नए लाइसेंस देना चाहता है, दिल से नए बैंक बनाना चाहता है? देखिए, बैंकिंग लाइसेंस इज़ ऑन टैप, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी वक्त कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इट इज़ ऑन टैप, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपने आपने जो पॉइंट मेंशन किया, एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है, और उसके ऊपर आरबीआई में कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। उसको इसीलिए हम पब्लिक डोमेन में रखे हैं ताकि उसके ऊपर कमेंट्स आए, स्टेक होल्डर्स या कोई भी पब्लिक के मेंबर हो या कोई एक्सपर्ट हो, जो भी हो, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। सारे कमेंट्स आने के बाद हम सारे सुझाव, सारे कमेंट्स एग्जामिन करके कोई फ़ैसला लेंगे। अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है, तो इसीलिए वो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे आपने बताया कई सारे पॉइंट्स हैं, तो जब आ जाएंगे कमेंट्स फिर हम डिसीजन लेंगे। सर, इस वक्त देश के मिडिल क्लास के सामने एक बड़ी समस्या है। एक और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ब्याज दरें बहुत कम हुई हैं, 2% से ज़्यादा कम हुई हैं पिछले 2 सालों में, तो उन्हें डिपॉजिट्स पर ब्याज कम मिल रहा है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को। आरबीआई इस सिचुएशन को कैसे निपटेगा, कैसे इन्फ्लेशन को कम लाएगा? ब्याज दरें तो शायद आप ज़्यादा बढ़ाना ना चाहें ग्रोथ को देखते हुए, लेकिन इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, आप अगर एमपीसी के रेजोल्यूशन देखेंगे बहुत केयरफुली, उसमें ये कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो कुछ महीनों के लिए एलिवेटेड रहेगा, और आगे जाके क्या इन्फ्लेशन नंबर्स रहेंगे वो भी प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है एमपीसी रेजोल्यूशन में कि विंटर मंथ्स में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उसका मतलब ये है कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो मार्केट में आ जाएंगे, वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो विंटर मंथ्स में कम होते हैं, और जो सप्लाई बॉटलनेक्स थे, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स थे, तो धीरे धीरे कोविड का जो ओपनिंग अप हो रहा है उसमें भी गुड्स मूवमेंट काफ़ी ईज आउट हो गया है, और भी ईज आउट हो जाएगा। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा संभावना है कि इस टाइम में विंटर मंथ्स में इन्फ्लेशन शायद कम हो जाए, थोड़ा मॉडरेट हो जाए। और सरकार की तरफ से भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और हमारे ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी जाके सरकार स्टेप्स लेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल, जो पाम ऑयल है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी 10% कम किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनको भी बहुत सारे स्टेप्स लेनी चाहिए, जैसे कि आपका हो गया, आपका देखिए मिल्क प्राइसेस, या आपका जो चिकन प्राइसेस या अंडे के प्राइसेस, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्टेप्स लेनी चाहिए। तो विंटर मंथ्स जो है अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और एक चांस है दैट इन्फ्लेशन विल मॉडरेट। और दूसरी तरफ ग्रोथ को भी हमको सपोर्ट करनी चाहिए। तो देयरफॉर हम बहुत केयरफुली सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एमपीसी रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि द एमपीसी विल रिमेन वेरी वॉचफुल, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जो स्टेप्स जब भी ज़रूरत रहेगा वो स्टेप्स हम लेंगे। कोई प्रीमैच्योर रोल बैक नहीं होनी चाहिए, डिलेड रोल बैक भी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने के मतलब है कि जैसे कि लिक्विडिटी पॉलिसी हो या इंटरेस्ट रेट हो, उसको आप जल्दबाजी करके उसको विथड्रॉ कर लेंगे, तो फिर आपका ये जो 100 इयर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड, उसमें जो ग्रोथ अभी स्लो डाउन हुआ है और जो अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, वो बिल्कुल उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको ग्रोथ को सपोर्ट देनी चाहिए, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को भी वॉचफुल रहना चाहिए, और टाइमली एक्शन लेनी ज़रूरी है। ये एक बैलेंस्ड कॉल की ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रीमैच्योरली जल्दबाजी करके कोई फैसला लेंगे तो आपका ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो भी रिवाइवल हो रहा है उसमें बहुत सारे बाधाएं आएंगे, और आप डिले कर देंगे जो जैसे कि पिछले हमने पिछले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में भी देखा है, अगर डिलेड रोल बैक करेंगे कोई पॉलिसी का, फिर उसका भी नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो हम आरबीआई सेंट्रल बैंक में हम बहुत क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा दैट हम अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। बिल्कुल। और आमतौर पर आरबीआई की इमेज जैसी नहीं थी वैसी पिछले 2 सालों में बनी कि आप प्रोएक्टिव हो रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग, अनबायस्ड, ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर। नहीं तो आमतौर पर ये इमेज यूएस फेड की है
कि हाँ वो मार्केट फ्रेंडली हैं और समय से पहले करते हैं। आपने समय से पहले काफ़ी रेट कट्स किए हैं, अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। क्या वाकई में आरबीआई अमेरिकी फेड की तरह और ज़्यादा इंडिपेंडेंट, और ज़्यादा प्रोएक्टिव, और ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग हो सकता है? देखिए, हमारा कोशिश यही रहा है कि हम हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। ग्रोथ जो स्टेप्स लेते हैं वो भी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रहा है। और आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इसमें हम कोशिश यही रहा है कि हम प्रोएक्टिवली उसमें हम स्टेप लें। और हमारे जो आरबीआई में ऐसा कोई बाधा नहीं कि कोई मतलब ऑटोनॉमी, जैसे ऑटोनॉमी की आपने बात की, आई थिंक जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमी है, उसके आई मीन आप कई सारे इट इज़ सफिशिएंट। और सरकार के साथ मैं बहुत सीधा आपको बताना चाहता हूँ, सरकार के साथ बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं, लेकिन आरबीआई का जो फैसला है वो इंडिपेंडेंटली हम लेते हैं। जी, क्या बात है। मार्केट फ्रेंडली होने की जो बात कही जाती है, और मार्केट्स आपको पता ही है लाइफ टाइम हाई पर हैं इस वक्त, और बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, हॉट मनी जिसे कह रहे हैं लोग, कि डॉलर्स इतने आ रहे हैं। क्या आरबीआई की नज़र है कि इतिहास में इतना पैसा एक साथ कभी नहीं आया, 80-85 हज़ार करोड़ रुपए एक ही महीने में वापस निकलेगा? तो क्या आरबीआई की किस तरह की इस पर सुपरविजन है? देखिए, ये जो इसके बारे में मैंने एमपीसी स्टेटमेंट में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। हमारा रिजर्व पोजीशन जो है वो लेटेस्ट नंबर आपको जो रिलीज़ हुआ है वो $579 बिलियन है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्व पोजीशन है। तो जब कोई स्पिलओवर इफेक्ट आप जो कहते हैं, कोई विथड्रॉल अगर होगा तो क्या होगा, उसको हम डील कर लेंगे। और हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारा जो डेट पोजीशन है, देश का जो जनरल डेट, एक्सटर्नल डेट जो है, बाहर से कितने लोन लिए गए हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ हो, ईसीबी रूट में हो, या जितने कितने पैसे आ रहे हैं, उसको हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। और अभी जो है सरप्लस लिक्विडिटी चारों तरफ है, लेकिन सिचुएशन बदल सकता है। कब बदलेगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो लिक्विडिटी पोजीशन है ग्लोबली, आई थिंक शायद कुछ दिन ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि यूएस फेड का आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे, या आप यूरोपियन सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट देखेंगे, वो बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कई दिन के लिए, 1-2 साल के लिए, 2023 तक, हाँ, 1-2 साल के लिए उसको कम रखेंगे, लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे। अभी ईसीबी ने फिर अनाउंस किया है लिक्विडिटी सपोर्ट। तो ये अभी तुरंत कोई सडन डेवलपमेंट होने का चांसेस कम है। लेकिन अब ग्लोबल इकोनॉमी में आप हमेशा आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट भी आ सकते हैं। तो हमारा जो रिजर्व मैनेजमेंट है, हम बहुत केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं, और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए उसको हम डील कर पाएंगे। आरबीआई फास्ट है, मजबूती के साथ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाना चाहती है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पर डिजिटल बैंकिंग में इश्यूज आए हैं। आरबीआई किस तरह से बैंक्स को तैयार कर रही है? आपने 24/7 आरटीजीएस कर लिया, लेकिन क्या वाकई में बैंक्स और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इस तरह की डिजिटल बैंकिंग के लिए? इसे हम बैंकों के जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम हमारा सुपरविजन में उसको एग्जामिन करते हैं। और कितने कंप्लेंट्स है, कितने डाउन टाइम है बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको भी हम मतलब आरबीआई के ऑडिट, तो हम आरबीआई डजंट डू ऑडिट, बट हमारा जब सुपरविजन करते हैं उसको भी हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। और कोई भी अगर सिचुएशन ऐसा आता है तो तुरंत हम बैंकों को कॉशन लेटर इशू करते हैं, और उनके साथ मिलके वो जो प्रॉब्लम अगर उनका आईटी सिस्टम में कोई आता है तो उसको कैसा सॉल्व किया जाए, उसके तरफ हम बहुत ध्यान देते हैं। सर, इस पेंडेमिक के दौरान एक इशू आया जिस पर जी बिजनेस ने 2 बार हमने बड़ा कवरेज किया, ऑपरेशन हफ्ता वसूली। जो डिजिटल लोन देने वाली जो ऐप्स हैं, उनकी तरफ से कस्टमर्स को बड़ा परेशान करना रिकवरी के लिए गलत तरीके। हमने जब ये इशू रेज किया, आरबीआई ने बड़ा प्रोएक्टिवली काम भी किया उस पर, और आपने गाइडलाइंस भी नहीं बनाई, लेकिन अभी भी थोड़े रेगुलेटरी गैप्स हैं। आरबीआई इस मामले में क्या कर सकता है, क्या करने का आपका प्लान है? देखिए, हमने एक फेयर प्रैक्टिसेस कोड इशू किया, जिसमें हमने ये कहा कि कोई भी डिजिटल लेंडर हो अगर, वो उसका वेबसाइट में ये डिस्प्ले करनी चाहिए वो कौन सा बैंक या कौन सा एनबीएफसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ताकि कस्टमर को ये पता चले कि ये फलाना बैंक या इस एनबीएफसी के
साथ मिलके ये उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो कंप्लेंट वो वहाँ दे सकते हैं। बैंकों को और एनबीएफसी को भी ये मैंडेट किया कि आप आपके जो वेबसाइट है उसमें आप डिस्प्ले करिए आपके कौन कौन डिजिटल लेंडिंग में आपके कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन कौन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो डिजिटल लेंडर है उसका प्रोफाइल पता चले और जब कोई प्रॉब्लम आता है कंप्लेंट भी वो दे सकते हैं। तो फेयर प्रैक्टिसेस कोड में हमने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किया है। वो जो कलेक्शन एजेंट्स जाते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, और ये जो है इसे हमारा ध्यान में अभी भी है, उसमें हम और भी स्टडी उसको कर रहे हैं, उसको कैसा फर्दर उसको टाइटन किया जाए वो हमारा इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। एक डर जो है सर लोगों को वो है कि, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, कि जैसे मॉरेटोरियम वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होगा और जब ये ख़त्म होगा उसके बाद बैंक्स के एनपीए बढ़ने के बड़े आसार हैं। क्या आरबीआई को इसका पूरा अंदाज़ा है, क्या कुछ हो सकता है और उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, पिछले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमने एक नंबर दिया था कि जो एनपीए है 12.5 to 14.7% का एक रेंज दिया था हमने 12.5 जो था बेस लाइन सिनेरियो था और 14.7 हमने दिया था सीवियर स्ट्रेस सिचुएशन में। अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो एंड दिसंबर के लास्ट वीक में वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि कितना बढ़ सकता है। वो जो फिगर हमने दिया था वो 31 मार्च में कितना होगा वो फिगर दिया था, लेकिन हम अभी जो फिगर देंगे वो 30 सितंबर का पोजीशन हम उसमें हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अभी अंडर एग्जामिनेशन है, उसको अंडर एनालिसिस है। सरकारी बैंक बहुत ज़रूरी है देश में अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जो एक स्पेशल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी हो या सरकार की जो नीतियां हैं वो आम लोगों तक पहुंचानी हो, उसके लिए बड़ी ज़रूरत है उनकी। लेकिन अभी भी उन्हें बड़ी पूंजी की ज़रूरत है, कैपिटल उन्हें चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकारी बैंक के शेयर होल्डर्स पैसा नहीं बना पा रहे हैं। अगर पिछले 8-10 साल में देखें तो ज़्यादातर सरकारी बैंक 60 से 90% नीचे हैं अपने शेयर्स के दामों में। तो अगर शेयर होल्डर्स पैसा नहीं बनाएंगे और अगर बैंक्स के पास पूंजी नहीं है तो फिर देश की ग्रोथ आएगी कैसे? देखिए, मैंने पहले भी 2-3 बार ये कई सारे इवेंट में मैंने कहा है और डायरेक्टली भी हमने बातचीत किया है सारे सरकार के साथ और प्राइवेट बैंकों के साथ कि प्रोएक्टिवली कैपिटल रेज किया जाए। और ये कोविड सिचुएशन में जो स्ट्रेस आने की संभावना है उसमें प्रोएक्टिवली कैपिटल बिल्ड करनी चाहिए। अगर इस साल का फिगर आप देखेंगे तो सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं कुछ 30-32 हज़ार करोड़ उन्होंने मार्केट से कैपिटल मोबिलाइजेशन किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक भी जब देखेंगे अभी तक शायद वही 30,000 करोड़ के आसपास रेज़ किया है। हाँ, उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा शेयर रहा है, लेकिन हाल में आई थिंक कैनरा बैंक ने भी 2000 करोड़ उन्होंने रेज किया है। तो बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, हमारा ये इन्फॉर्मेशन है कि एक के बाद एक, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये जो सिचुएशन अभी है मार्केट में, आपका लिक्विडिटी बहुत है और इंटरेस्ट रेट्स लो है, तो आप किसी तरह का बॉन्ड अगर रेज कर रहे हैं, कोई जो कैपिटल क्वालिफाइंग बॉन्ड से वो रेज करना चाहते हैं या कैपिटल रेज करेंगे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कि और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक भी कैपिटल रेज करनी चाहिए। सरकार ने फिर पिछले सप्लीमेंट्री में भी 20,000 करोड़, जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स था इस साल का, उसमें उन्होंने 20,000 करोड़ बैंक कैपिटल के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक कैपिटल के लिए उसमें प्रावधान किया है। और अगले साल के बजट में ज़रूर कुछ प्रोविज़न रखेंगे। तो हम ये रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं सरकार के साथ, प्राइवेट बैंकों के साथ भी डिस्कस करते रहते हैं। सर, एक तो कि पैसा ही नहीं है, वो बड़ी समस्या है। लिक्विडिटी क्रंच जो IL&FS के वक्त देखा था, और अब ये कि बहुत पैसा है, मतलब रिजर्व्स भी आपने बड़े बना दिए हैं, लिक्विडिटी भी सिस्टम में भरपूर है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, क्या इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है या एकदम कंफर्टेबल लेवल पर है इस वक्त लिक्विडिटी आपके लिहाज से? देखिए, लिक्विडिटी जो है तो एक्सेस लिक्विडिटी वो मेनली फॉरेक्स इनफ्लो से आ रहा है जी। हमारा जो लिक्विडिटी इंजेक्शन रहा उसका जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम अचीव कर लिए। अब देखेंगे मार्च में जो मार्केट का जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट आप ले लीजिए, बॉन्ड मार्केट हो या मार्केट में लिक्विडिटी का एक ड्राइनेस आ गया था। बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड इशुएंसेस बिल्कुल बंद हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने फिर लिक्विडिटी इंजेक्शन दिया, LTRO, TLTRO, ये सारे स्टेप्स हमने इंट्रोड्यूस किया।
तो आरबीआई का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन रहा, उसका जो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव कर लिए। बॉन्ड मार्केट रिवाइव हो गया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं बॉन्ड मार्केट में, लेकिन ये जो फॉरेक्स इनफ्लो है वो एडिशनल लिक्विडिटी है और उसको एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं। रिवर्स रिपो जो विंडो है उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए सरप्लस लिक्विडिटी जो है वो ऑलमोस्ट एंटायरली स्टेरिलाइज हो रहा है। सर, आप आरबीआई गवर्नर हैं, सरकार में पहले भी बड़े पदों पर रह चुके हैं, सब आपको पहचानते हैं कि शक्तिकांता दास साहब कौन हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो मैं कुछ सवाल आपसे ऐसे करना चाहता हूँ जिससे कि हम आपको जान पाएँ कि आरबीआई गवर्नर कौन है, क्या है और क्या करते हैं आरबीआई और देश की इकोनॉमी को संभालने के अलावा। तो मैं कुछ सवाल आपसे वैसे पूछना चाहता हूँ कि शक्तिकांता दास साहब को सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ से मिलती है? देखिए, हमने मतलब ये आपका सवाल है इसीलिए मेरे को कहना चाहता हूँ कि एक कुछ करने की जो एक पैशन, कुछ करने का के लिए एक पैशन है, जज्बा, जो आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जी, आरबीआई के गवर्नर जैसा बड़ा अपॉर्चुनिटी, या पहले भी सरकार में इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री में आप सेक्रेटरी रहे, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें हम कैसे मैक्सिमम कुछ कर सकते हैं, एक पैशन जो है वो है, और वो शक्ति देती है या नहीं, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं इट कीप्स मी गोइंग। भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई, 3 जगह आपकी कर्मभूमि रह चुकी है, इससे ज़्यादा होगी तो शायद चेन्नई छोड़ रहे हैं। चेन्नई में छोड़ दिया। मैं ज़िंदगी के 27 साल तमिलनाडु में, मैंने सर्विस कैरियर में 27 साल तमिलनाडु में भी रहा हूँ। तो चारों में फेवरेट? सारे फेवरेट हैं। लेकिन मेरा जो नेचुरली मेरा जो होम टाउन है भुवनेश्वर, हमेशा तो आपका जहाँ पे बचपन स्कूलिंग जहाँ आपने किया, जहाँ पे वेर यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप, नेचुरली उसके साथ तो एक स्पेशल अटैचमेंट होता है। ज़िंदगी में कुछ मिस करते हैं? सब कुछ मिला है, नाम, इतनी शोहरत, इतना काम करने का एक मौका, वो भी शायद ज़िंदगी में सब लोगों को नहीं मिलता, लेकिन शक्ति सर कुछ मिस करते कि हाँ ये बाकी रह गया, ये करना है? देखिए, मैं हमेशा मिस करता हूँ कि अगर आज मेरे पेरेंट्स जिंदा रहते, मेरे पिताजी और माताजी, तो कितने खुश होते कि मतलब मैं इस बड़े पोजीशन पे पहुँच गया। ये एक हमेशा कहीं ना कहीं मन में रहता है। एब्सोल्युटली। और कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा कि हाँ अभी ये तो करना बाकी है? देखिए, आरबीआई में हमेशा अनफिनिश्ड एजेंडा रहता है। ना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो सर, शक्ति सर का आपका पर्सनल, अब तो मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका पर्सनल कोई अनफिनिश्ड एजेंडा कि हाँ लाइफ में ये भी करना बाकी है? देखिए, अनफिनिश्ड एजेंडा अगर नहीं रहा तो फिर आपका ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहा। एब्सोल्युटली। तो वो तो हमेशा रहेगा। आपका फेवरेट खाना? फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट खाना है हमारा उड़ीसा के कुछ फूड है, कुछ खाने का चीज़ है जी। चावल के साथ कुछ वेजिटेबल्स जो है वो फेवरेट है। खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं आप? देखिए, खाली समय में मैं जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, वोकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ये मैं हमेशा मतलब कॉलेज डेज से मैं सुनता आ रहा हूँ, और वो बहुत बड़ा एक उसका एक सूदिंग इफ़ेक्ट रहता है, मन को जो है वो बहुत शांत कर देता है। आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, छुट्टी बनानी? और मैं ज़्यादा छुट्टी में गया ही नहीं। मौका मिले तो छुट्टी, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहा हूँ, जब भी छुट्टी होता था तो मैं भुवनेश्वर जाता था। ओके। आपकी पसंदीदा बुक कोई, अगर आप बुक पढ़ते हैं या आपने पढ़ी है जो आपको लगता है कि ये मुझे बड़ी इंस्पायर करती है? बुक्स तो कई सारे पढ़े हैं मतलब ज़िंदगी में। मैं मतलब अगर मान लीजिए तो महात्मा गांधी जी का जो बुक्स है, जो खुद उन्होंने लिखा है अपने बारे में, या गांधी जी के ऊपर जो जितने भी लिखे गए हैं, बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल रहा है मेरे लिए हमेशा। और इसीलिए आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि मैं कई बार महात्मा गांधी जी को कोट करता रहता हूँ। हर बार, लगभग हर बार आपकी पॉलिसी में वो बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। यंगस्टर्स जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले अपने आप को इतना बड़ा एक इंस्पिरेशनल फिगर मानता नहीं, हम मानते हैं सर, लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो भी प्रोफेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं
वहाँ पे आप अगर बिल्कुल दिल दिमाग लगा के काम करेंगे तो आप ज़रूर एक्सेल कर सकते हैं। और सर आखिरी सवाल ये कि 1 साल और बाकी है आरबीआई में, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आरबीआई की बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, आई एम श्योर अगर आप चाहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक्सटेंशन भी होंगे। बाकी अब क्या काम ऐसा है जो आरबीआई में आप और करना चाहते हैं? बहुत सारे काम हैं। अभी कोविड जो है हमारे सामने, कोविड बहुत बड़ा चैलेंज एक है, और उसमें कई सारे स्टेप्स, हम तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और आगे जाके जो कोविड रिलेटेड पॉलिसी कैसा रहे, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी के ऊपर हम ध्यान देते हैं, डिजिटल पेमेंट्स को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो आरबीआई तो जो है उसको कहते हैं कि ऑल पर्पस मल्टीपर्पज़ सेंट्रल बैंक है, और बहुत सारे काम है जो आगे जाके करनी चाहिए और करते रहेंगे। आप फिट हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर आपको बहुत अच्छी हेल्थ भी देगा। और आप जब कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा अनफिनिश्ड एजेंडा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 1 साल बाद आपकी पारी खत्म नहीं होगी, शायद उसके बाद सेकंड इनिंग और शुरू होगी। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बचे हुए 1 साल के लिए और बाकी बचे हुए अनफिनिश्ड एजेंडा के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके नेतृत्व में आरबीआई जो देश में, दुनिया में सबसे बेहतरीन रेगुलेटर है, वो और ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा बहुत 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 नमस्कार। थैंक यू सर।